नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों से माइक्रो टीचिंग की जो सेकंड स्किल है जिसको हम प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग एक इस प्रकार की टीचिंग होती है जिसमें आप सभी लोग या जिसमें एक टीचर जो टीचर बनने जा रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि 5 से 7 मिनट की एक छोटी सी कक्षा में 5 से 7 मिनट या कम से कम टाइम में अपनी एक स्किल को कंप्लीट करते हैं। जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल है या फिर प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी जो हमारी स्किल होती हैं जो कक्षा में हम पढ़ाते हैं उन सभी स्किल को हमें इम्प्रूव करना होता है या हमें उनमें निपुण होना होता है। तो माइक्रो टीचिंग की जो दूसरी स्किल है जिसको हम प्रोबिंग क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रोबिंग क्वेश्चन होती क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है और हमें उसको कैसे उसका प्लान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सिंह एंड शर्मा की 1982 की इनकी डेफिनेशन है, उसके बारे में उसमें देख लेते हैं हम। स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इज नॉन एज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के कौशल को अनुशीलन कौशल कहते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, इसको भी देखते हैं। The skill of probing questioning is going deep into people response through step-by-step questioning with a view of electing the criterion response। ये जंगीरा एंड सिंह की डेफिनेशन है ना। जैसे अनुशीलन प्रश्न कौशल वह है जिसमें छात्र की अनुक्रिया पर कम से कम प्रश्न पूछकर गहराई तक पहुंचा जाता है, जिससे छात्र से निर्धारित उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो प्रोबिंग क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर की ओर ले जाना। ठीक है, जैसे बच्चा क्या करता है कि आप बच्चों को एक क्वेश्चन पूछोगे, हो सकता है उसने सही उत्तर नहीं बताया। आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, हो सकता है कि उसने सही उत्तर नहीं बताया। आप तीसरा क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही पूछोगे जिससे कि बच्चा कहीं ना कहीं वो सही उत्तर की तरफ जाने लगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू मेक द रिस्पॉन्स मोर क्लियर। मतलब बच्चा उसका छात्रों के उत्तर को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब बच्चों की जो आंसर हैं, बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उनको और ज्यादा स्पष्ट करने की हमें जरूरत होती है, इसलिए हम उनसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद थर्ड है टू आस्क इन्वेंटिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। छात्रों के उत्तर का आधार लेकर अनेक खोजपूर्ण प्रश्न किए जा सकते हैं। मतलब बच्चे ने कोई एक आंसर उसने सही दिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमने बच्चे से पूछा कि कमला नेहरू महाविद्यालय कहाँ पे है, ठीक है, या फिर कमला नेहरू हाई सेकेंडरी स्कूल कहाँ पे है। उसने बताया कि नेहरू नगर में है। ठीक है, अब मतलब उसको इतना पता है कि उसके नेहरू नगर या कोटरा के आसपास ही है। तो हम उससे पूछेंगे क्या कभी आप कमला नेहरू महाविद्यालय गए हो, तो वो बताएगा कि हाँ मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन उसके आसपास जरूर गया हूँ। तो हम उससे और ज्यादा जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वो पूछेंगे बच्चे से, जिससे कि उसको ये पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। इसके बाद आगे देखते हैं टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। छात्र प्रश्न के उत्तर का सही कारण जान पाएंगे। मतलब हम जब बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर बच्चा देगा, या तो बच्चा देगा या क्लास के और बाकी जो बच्चे देंगे, या फिर वो नहीं दे पा रहे हैं तो फिर एक टीचर ही उसका आंसर कर देगा। ठीक है, तो बच्चे को उसका रीजन पता चलना चाहिए कि उसका आंसर ये क्यों है। नेक्स्ट है टू मेक द स्टूडेंट मोर कोऑपरेटिव। छात्र अधिक से अधिक सहभाग ले सकेंगे। मतलब पूरी की पूरी जब हम क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, जब हम पूरी की पूरी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें किसी एक बच्चे को लेके नहीं पढ़ाना चाहिए कि हम बार बार उसी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ जो आगे बच्चे बैठे हैं हम सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीछे वालों से हमें कोई मतलब ही नहीं है।
तो हमें हर बच्चे को लेके चलना होता है। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हर बच्चे को समझ आए। इसके बाद है टू मेक द स्टूडेंट मोर अलर्ट, मतलब बीच में से आप बच्चे को, किसी भी बच्चे को खड़ा करके उनसे पूछ सकते हो जो आप पढ़ा रहे हो। जैसे आप प्रोबिंग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करने हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो बच्चे से, तो आप ऐसा नहीं है कि आगे जो बच्चे बैठे हैं उनसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो आंसर दे रहे हैं आप बार बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हो। हमें पूरी की पूरी जो क्लास है उसको मतलब अलर्ट पे रखना है कि हाँ ठीक है, जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो हर बच्चे को उसको जानकारी होनी चाहिए या उसको आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन बिहेवियर टर्म्स। तो मतलब हमें जो प्रोबिंग क्वेश्चन है तो कैसे हमें उसको आंसर निकलवाने हैं। जैसे जब हम क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट है नो रिस्पॉन्स, जब हमें कोई आंसर ही नहीं मिलता है क्लास में। दूसरा है रॉन्ग रिस्पॉन्स या रॉन्ग आंसर, जब बच्चे गलत आंसर दे रहे होते हैं तब। या पार्टली करेक्ट आंसर, जब बच्चे आंशिक रूप से सही उत्तर देते हैं और आधा उनका उत्तर सही होता है, आधा उत्तर उनका गलत होता है, तो हमें प्रोबिंग क्वेश्चन करना होता है। मतलब हमें उनको और ज्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं जिससे कि वो सही आंसर तक जा पाए। इसके बाद है इनकम्प्लीट आंसर, मतलब उन्होंने जो आंसर तो दिया है और वो आंसर कहीं ना कहीं सही भी है पर वो कंप्लीट नहीं है, तो उसको जो अधूरा आंसर है तो हमें उसको पूरा करवाना होता है। इसलिए भी हमें प्रोबिंग क्वेश्चन करना होता है या क्वेश्चन पूछने होते हैं। इसके बाद है करेक्ट आंसर, जब तक बच्चा करेक्ट आंसर ना दे दे तब तक हम उस बच्चे से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो प्रोबिंग क्वेश्चन के हम आज कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको लेके आप अपना लेसन प्लान तैयार करते हो। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग, मतलब बच्चा जब गलत आंसर दे रहा होता है तो प्रोबिंग क्वेश्चन के हम आज कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको लेके आप अपना लेसन प्लान तैयार करते हो। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग, मतलब बच्चा जब गलत आंसर दे रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको कुछ संकेत देने होते हैं, उसको प्रॉम्प्टिंग करना होता है कि वो सही आंसर तक जा पाए। दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चे से एक आपने इंफॉर्मेशन ले ली, एक जानकारी ले ली, तो हमें और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए हम उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तीसरा है रीइंफोकसिंग, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम क्या होता है कि हमारा जो फोकस एक टॉपिक पे होना चाहिए। कई बार टीचर क्या करते हैं कि अपने टॉपिक को भूल के किसी दूसरे की टॉपिक पे फोकस करने लगते हैं कि मान के चलो हमें बात करनी है सिर्फ किसी एक टॉपिक की बात करनी है, लेकिन हम बात करना शुरू कर देते हैं दूसरे की। हमें जैसे मान के चलो हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसी प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लेनेट को छोड़ के हम किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में बात करने लगे, है ना। जैसे हम सोशल साइंस में ही हम किसी अर्थक्वेक के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हमें पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक के बाद बच्चे फिर क्या करते हैं कि बताना शुरू कर देते हैं, हाँ सर अर्थक्वेक क्या होता है, हमारे यहाँ आया हुआ था, ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था। मतलब बहुत सारे जितने बच्चे होते हैं अलग अलग आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फोकस करना है फिर से अपने टॉपिक पे कि अर्थक्वेक होता क्या है और उसका मेन रीजन क्या होता है कि क्यों अर्थक्वेक आते हैं, क्यों भूकंप आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रीडायरेक्शन। हम क्या करते हैं कि क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार जो टीचर्स होते हैं तो वो अपना डायरेक्शन भूल जाते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाना है। वो क्या करते हैं कि कोई दूसरा डायरेक्शन पे चले जाते हैं। जैसे हमने रीफोकसिंग में देखा है कि हमें फिर से फोकस करना होता है अपने टॉपिक पे, ऐसे ही सेम रीडायरेक्शन, हमें अपने डायरेक्शन को देखना होता है कि हम गलत ट्रैक पे ना जाएं, हम जो पढ़ा रहे हैं हम उसको बच्चे को वही पढ़ाएं। इसके बाद है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, मतलब आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि। अब आलोचनात्मक सजगता क्या होती है, मतलब जब हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्रिटिकल अवेयरनेस की जो भावना है वो जागृत करना बहुत जरूरी है। प्रोबिंग क्वेश्चन का सबसे मेन कंपोनेंट यही है कि बच्चे
क्रिटिकल अवेयरनेस की उनमें भावना आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ज्यादातर बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गलत ही करते हैं कि उनको क्रिटिकल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन अपने जो लेसन प्लान है उसको तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है क्रिटिकल अवेयरनेस होता क्या है। तो क्रिटिकल मतलब लोग सोचते हैं कि जो आलोचना वाला कोई क्वेश्चन है हम उसको बच्चे से पूछें और बच्चे उसका आंसर दें, लेकिन ये गलत है। क्रिटिकल अवेयरनेस ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिसमें हर बच्चे का जो आंसर होता है वो उसकी लेवल से होता है, मतलब हर बच्चे का आंसर अलग रहेगा। ठीक है, जैसे हम सोशल साइंस के बारे में हम बात करें, सोशल साइंस में है, मान के चलो हम बात कर रहे हैं कि हम किसी फसल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी एग्रीकल्चर की किसी फसल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गेहूं होता है, गेहूं के बारे में हमने पूरा पढ़ाया, फसल के बारे में हमने पूरा पढ़ाया कि फसल कैसे होती है, कैसे उगती है और फसल में कौन कौन सी फसल होती हैं। ठीक है, अब हम क्रिटिकल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, बच्चे से हम ये करेंगे कि सोचो कि आपके घर में जो फसल आती है या फिर आपके यहाँ जो गेहूं के दाने आते हैं, सोचो यदि वो ना मिले आपको तो क्या होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे कहेंगे भूखे रह जाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। लेकिन क्रिटिकल अवेयरनेस वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम बच्चे से ये पूछें कि आप इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि आप इस बार जो गेहूं की फसल है बहुत कम आई हुई है। ठीक है, जब गेहूं की फसल बहुत कम हुई है तो आप उसमें जो कम से कम गेहूं हुआ है आप उसमें अपने परिवार को या कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो बच्चे उसका बहुत अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि हम सब्जियां ज्यादा खाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम चावल खाएंगे, दूसरे बच्चे कहेंगे कि हम फ्रूट्स खाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमें बच्चे को एक ऐसी सिचुएशन दे देनी होती है कि जिसमें कि बच्चे उस सिचुएशन में जाएं और वो अपने आप को ही सोचें कि हमारे साथ यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगेन गुड मॉर्निंग। कल तक की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि प्रोबिंग क्वेश्चन होता क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके बाद हमने देखा था कि उसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने उन सब चीजों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम बात करते हैं उसका लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं, उसका टीच प्लान कैसे तैयार करते हैं, उसका रीटीच प्लान कैसे तैयार करते हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हम उसमें ही अपने लेसन प्लान उसी में हमें तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हमें डालना होता है डेट, आप जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हो क्लास में हमें वो डेट डालनी होती है। इसके बाद क्लास, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो। इसके बाद देखना होता है कि सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कुछ लोग साइंस पढ़ा रहे होते हैं या सोशल साइंस या हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो जो कुछ आप पढ़ाओगे वो आपको डालना है सब्जेक्ट में। इसके बाद पीरियड, कि कौन सा पीरियड आपने लिया हुआ है। ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, वो आपको डालना है। इसके बाद टॉपिक में आपको डालना है जो आप टॉपिक ले रहे हो, जैसे कोई सोशल साइंस का है तो वो सोशल साइंस का कोई टॉपिक लेगा, या कोई साइंस का है तो वो साइंस का कोई स्टूडेंट आप टॉपिक लोगे। इसके बाद देखते हैं ड्यूरेशन, उसमें जो अवधि है, जो टाइम है वो कितना है, क्योंकि प्रोबिंग क्वेश्चन ही नहीं जितनी भी स्किल होती है 5 से 7 मिनट तक का ही सभी में टाइम दिया जाता है, तो हमें वही टाइम लेना है 5 से लेके 7 मिनट तक का। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग एड्स, आप जो शिक्षण में जो सामग्री यूज कर रहे हो वो कौन कौन सी होती है, क्योंकि आप जब क्लास में जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे आपके पास है जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है या स्मार्ट क्लास आप यूज कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है कि आपने स्मार्ट क्लास यूज कर रहे हो या ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो या चार्ट यूज कर रहे हो या फिर आप कंटेनिंग पिक्चर यूज कर रहे हो। तो जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो उन सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है कि हम किन किन सामग्री का यूज करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जानना हमें बहुत जरूरी है।
जैसे आप जो कुछ भी पढ़ाओगे तो उससे संबंधित नॉलेज बच्चे को होना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी बच्चे को या किसी क्लास को हम डायरेक्ट एक नया नॉलेज दे देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, है ना। किसी चीज के बारे में हमें उससे संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी जो बच्चे को होती है उसके बारे में पहले हमें चर्चा करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे क्या उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो यदि बच्चे जानते हैं तब ही हम उसको आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमें अपनी जानकारी भरनी होती है। इसके बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में कि हमें कौन कौन से जो मेन पॉइंट हैं हमें किन के बारे में चर्चा करनी है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगा उनमें मैं 4 चीजों पे ही फोकस करते हैं। पहला कंटेंट, इसके बाद टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसके बाद हमारा कंपोनेंट, मतलब कंटेंट में आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, वो हमें हेडिंग देनी होती है। इसके बाद टीचर्स एक्टिविटी, मतलब आप क्या करोगे उसके बारे में। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, उसके संभवतः जो आंसर बच्चे करेंगे हमें उसके बारे में लिखना है कि बच्चे ये आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर जो बच्चे देते हैं हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद जो कंपोनेंट होता है हमें उस कंपोनेंट के बारे में भी जरूर चर्चा करनी है कि कौन कौन से आपने जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ रहे हो। क्योंकि कंपोनेंट्स में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चे, पहले की जो स्लाइड्स हैं हमने उनमें आपको कंपोनेंट के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मेन पॉइंट हैं, जैसे कंटेंट है, हम कंटेंट में क्या करेंगे। तो टीचर क्या करेगा, हमारा जो कंटेंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव और निर्जीव के बारे में हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, नेम सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, मतलब उसमें सजीव और निर्जीव के बारे में क्या आप बता सकते हो। बच्चे से हम ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे जरूर उसका आंसर करेंगे, क्योंकि बच्चे को इतना पता होता है कि जो सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, या लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होती हैं। जैसे ह्यूमन के बारे में हम बात करें तो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग हैं। इसके बाद है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उसके बारे में हम यदि बात करें तो हम बच्चे से पूछेंगे कि क्या आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बता सकते हो। तो बच्चे जरूर उसका आंसर करेंगे। तो बच्चे हमें क्या आंसर करेंगे उसका, जैसे जो हमारी क्लास में हम बैठे हैं उसके आसपास ही बच्चे हमें आंसर करेंगे, कहीं बाहर का नहीं बताएंगे बच्चे कि ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, उसके बारे में बच्चे नहीं बताएंगे। बच्चे सबसे पहले हमें बता देंगे हमारी टेबल है नॉन लिविंग है, हमारी चेयर है नॉन लिविंग है, हमारे पास जो पेन है नॉन लिविंग है, ब्लैक बोर्ड है नॉन लिविंग है, फैन है नॉन लिविंग है। तो बच्चे इन सब चीजों के बारे में हमें आंसर कर देंगे। तो हमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, हमने प्रॉम्प्टिंग की है, मतलब हम बच्चे को संकेत दे रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा कंटेंट है, हमारा दूसरा पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। बच्चे से हम पूछेंगे कि आसपास के नहीं, आप सजीव और निर्जीव का कैसे वर्गीकरण कर सकते हो, हाउ कैन यू क्लासिफाई बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बच्चे क्या बताएंगे, जरूर बता देंगे बच्चे कि लिविंग थिंग्स शो कैरेक्टरिस्टिक लाइक मूवमेंट, टॉकिंग, रनिंग, मतलब जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनमें गति होती है, बात करते हैं वो, और चलने की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने अधिक सूचना प्राप्ति करी है, मतलब बच्चे से लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में और ज्यादा उनसे इंफॉर्मेशन ली है। चलिए तो इस वाली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बिंदुओं पे हमें बात करनी है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, या जीवन की विशेषताएं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सजीव वस्तु हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या आप सजीव वस्तुओं की विशेषताएं बता सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी, मतलब सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया, हमने यूज किया है रीडायरेक्शन, मतलब हमें जिस डायरेक्शन में बच्चे को पढ़ाना है हम उस डायरेक्शन में फिर से जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब हमारा जो कंटेंट रहेगा क्या रहेगा, लाइफ प्रोसेस।
हम बच्चे से पूछेंगे एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम बर्थ ऑफ मैन टू डेथ, मतलब मनुष्य के जीवन से उसके मृत्यु तक क्या क्या परिवर्तन आते हैं, है ना, हम उसके बारे में हम बच्चे से जानना चाह रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, ठीक है। तो बच्चे कुछ लोग बताएंगे कि जब हम छोटे थे तो खेल नहीं पाते थे, ठीक है, जब हम छोटे थे तो टेबल पे नहीं चढ़ पाते थे, अब हम बड़े हो गए तो अब हम टेबल पे चढ़ जाते हैं, चेयर पे चढ़ जाते हैं, पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे, अब हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हर बच्चे के अलग अलग आंसर होंगे, और यही हम जानना चाहते हैं बच्चे से कि उसमें क्रिटिकल अवेयरनेस वाला जो उसमें जो क्रिटिकल अवेयरनेस है उसमें वृद्धि हो, है ना, मतलब उसमें आलोचनात्मक वृद्धि हो कि बच्चे ये अपना खुद जान पाए कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो बच्चे यहाँ पर खुद बता पाएंगे कि जीवन की जो उनकी लाइफ है उसमें क्या क्या घटित हुआ है, उनकी लाइफ में जब वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो ये उनसे खुद के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं बच्चे से, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जब हम कोई रटा रटाया आंसर बच्चे से पूछते हैं तो हो सकता है वो सब बच्चे एक सा आंसर बताएं, मतलब हम यदि 40 बच्चों की क्लास में यदि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे क्या आप बता सकते हो कि मनुष्य के जीवन से लेके उसकी मृत्यु तक क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है बच्चे कुछ अलग अलग आंसर करें, लेकिन हम जब उनसे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब आपको अभी तक का जो जितना याद है, तो क्या आप बता सकते हो कि आपसे मतलब बचपन से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो बच्चे बड़े आराम से बता देंगे, और हर बच्चे का अपना अलग आंसर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट चलो अब जो हमारी लास्ट स्लाइड है हम इसमें देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कंपोनेंट और कितने यूज की हैं। जैसे हमारे जो कंपोनेंट हैं प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीइंफोकसिंग, रीडायरेक्शन, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, तो इन सब चीज़ों को मतलब हमने इन कंपोनेंट्स को कितना यूज किया है। तो यदि आपने मिनिमम यूज किया है या मैक्सिमम यूज किया है या फिर एवरेज यूज किया है, तो उनके बारे में हमें जरूर लिखना है कि आपने किस प्रकार से आपने अपने जो कंपोनेंट ही यूज किए हैं। ये जो चार्ट है आपको खुद ने स्वयं नहीं भरना है, ये आपके जो पीछे ऑब्जर्वर बैठेंगे वो भरेंगे कि आपने अपना चार्ट मतलब आपने अपनी क्लास किस प्रकार से ली है और आपने अपने कंपोनेंट्स किस प्रकार से यूज किए हैं, है ना। तो ये हमारी पूरी जो प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जिस प्रकार से अपना टीच प्लान बनाओगे उसी प्रकार से आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना रीटीच प्लान भी तैयार करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों की फाइल आप चलिए, थैंक यू सो मच।